सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर रहे थे और उस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आज खत्म करके अपन स्टार्ट करेंगे उसके बाद में आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। आज अपन जो बात करेंगे जिस टॉपिक की वो आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पर, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन एंड रीसोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, यानी रेसिमिक मिश्रण, उसका रेसिमीकरण कैसे करोगे और उसका सेपरेशन या पृथक्करण कैसे करोगे। सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं रेसिमिक मिश्रण। इसको लगा लीजिएगा एमटीआर। कैसे देख लीजिए। देखो, कोई आपके पास में ऐसा कंपाउंड है जो ऑप्टिकल एक्टिव है, यानी कि एक ध्रुवण घूर्णन यौगिक लिख सकते हो आप। आपने लिया एक ध्रुवण घूर्णक यौगिक, इसका मतलब हुआ आपने लिया है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया आपने और उसका एक ऐसा मिश्रण लिया है, उसका एक ऐसा मिक्सर लिया है जिसमें 50% आपका डी हो। सभी जानते हो स्मॉल डी, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हो इसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये हुआ आपका दक्षिणावर्त और 50% उसमें क्या उपस्थित हो, एल उपस्थित हो, मींस लीवो रोटेटरी उसमें उपस्थित हो, लीवो रोटेटरी। इसको आप बोलोगे वामावर्त घूर्णन। यानी आपने ऐसा कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया, प्रकाश सक्रिय यौगिक लिया, ध्रुवण घूर्णन यौगिक लिया, जिसमें 50% आपको डी मिले और 50% आपको क्या मिले, एल मिले। अब ये जो आपको मिक्सचर प्राप्त हुआ है, इसके कारण आपको ध्रुवण अघूर्णक देखने को मिलता है और वो मिश्रण होता है, उस मिश्रण को आप कहते हो रेसिमिक मिक्सचर। यानी कि किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक का ऐसा मिश्रण लो आप जिसमें 50% भाग आपका दक्षिण ध्रुवण घूर्णक हो और 50% भाग आपका वाम ध्रुवण घूर्णक हो, तो ऐसा मिश्रण हो जाता है आपका ध्रुवण अघूर्णक। यानी ये मिश्रण आपका कैसा बन जाता है, ध्रुवण अघूर्णक बन जाता है। और जो ध्रुवण अघूर्णक बना, इसी को आप बोलते हो रेसिमिक मिश्रण कहते हो। यानी इसी कंपाउंड्स को आप बोलते हो रेसिमिक मिश्रण। और रेसिमिक मिश्रण की जो प्रक्रिया होती है उसका कारण क्या होता है, तो उसको याद रखना है। देखो, मीजो कंपाउंड में अपने देखा था कि आंतरिक प्रतिकार के कारण होता है ऐसा, और जो आपका रेसिमिक मिक्सचर होता है उसमें जो होगा वो बाह्य प्रतिकार होता है, बाह्य प्रतिकार। यानी कि एक्सटर्नल कंपेंसेशन आपने लिया, उस एक्सटर्नल कंपेंसेशन या बाह्य प्रतिकार के कारण आपको रेसिमिक मिश्रण है वो देखने को मिलता है, क्योंकि इसका आधा भाग होता है वो शेष आधे भाग द्वारा समायोजित हो जाता है और मिश्रण आपका कैसा बन जाता है, ध्रुवण अघूर्णक बन जाता है। और ये होता है एक्सटर्नल कंपेंसेशन के कारण। क्लियर है? 50% डी प्राप्त होगा, 50% एल प्राप्त होगा, जिसके कारण आपका आधा भाग तो ये होगा, आधा ये होगा और ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है। इसी को आप क्या बोलते हो, रेसिमिक मिश्रण कहते हो। यानी कि इसको समझने के लिए इस प्रकार देखिएगा कैसे क्या किया जाता है। जैसे मैंने लिया कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, यहां पर इसमें मैंने डाला है कोई प्रकाश सक्रिय यौगिक, प्रकाश सक्रिय यौगिक जिसको आप बोलते हो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ये अपन ने डाला। चलो, अब अपन ने यहां से क्या पास करवाई, पीपीएल पास करवाई। इसको आप बोलते हो समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
आपने पास करवाया समतल ध्रुवित प्रकाश। आप सभी जानते हो समतल ध्रुवित प्रकाश एक ऐसा प्रकाश होता है जो केवल एक ही दिशा में क्या होता है, वितरित होता है। आपने इसमें पास करवाया। अब इसमें क्या होगा, 50% आपका डी होगा और 50% आपका क्या होगा, एल प्राप्त होगा। अब देखो, जैसे आपने इसमें पास करवाया तो आपको वापिस वही प्रकाश प्राप्त होगा। इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का रोटेशन देखने को मिला क्या, इसमें आपको किसी प्रकार का घूर्णन देखने को नहीं मिला है। यानी 50% तो डी था, 50% एल था। अब जैसे पीपीएल पास कराई, वो पीपीएल क्या हुई, सीधी निकल गई। उस पीपीएल ने किसी प्रकार का रोटेशन शो नहीं किया। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी मिश्रण को रैसिमिक मिक्सचर बोलते हो। और रैसिमिक मिश्रण की जो ये प्रक्रिया होती है, इसी को आप बोलोगे रेसिमीकरण। इस प्रक्रिया को रेसिमीकरण कहोगे और इसी प्रक्रिया को आप क्या बोलोगे, रेसिमाइजेशन बोलते हो। क्लियर है? इसका मैंने आपको कारण बता दिया, किस में होता है, तो कारण होगा आपका ये बाह्य प्रतिकार के कारण ऐसा आपको देखने को मिलेगा। मींस यहां पर सीधी लाइन निकली तो कैसा कंपाउंड आपका, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड हो गया। मींस आपने ऐसा कंपाउंड लिया जो ऑप्टिकल एक्टिव शो करे। जैसे कुछ भी ले सकते हो, एग्जांपल की बात करें, सभी जानते हो लैक्टिक अम्ल क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, ये आपका होता है लैक्टिक एसिड। यहां पर जैसे ये मैंने लगाया एक स्टार, इसका मतलब ये कायरल सेंटर हुआ या नहीं हुआ, हो गया। और यदि बात करते हैं, ये मेरे पास में कंपाउंड है कोई, इसके बारे में बताना है आपको, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है या नहीं है। बिल्कुल है। इसका नाम क्या होता है, देखो ये ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ब्यूटिल, ये समूह फेनिल है और कीटोन है, ये कायरल सेंटर हुआ, इसको आप बोलोगे ब्यूटिल फेनिल कीटोन। यानी ये आपका क्या हो गया, ब्यूटिल फेनिल कीटोन हो गया। अब आप क्या करोगे, जैसे ये कंपाउंड मैंने लिया मान लो, क्लियर है, ये आपका डीएल मिक्सचर है इसमें। अब डीएल का मतलब ऐसा मिश्रण है जिसमें आपको डी भी देखने को मिलेगा और एल भी मिक्सर देखने को मिलेगा। अब आपने क्या करवाया, इसमें रेसिमीकरण की क्रिया करवाई। रेसिमीकरण की क्रिया करवाने पर आपको प्राप्त होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। मींस आप ऐसे बोल सकते हो कि आपने कोई ऐसा कंपाउंड लिया, मान लो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या ऐसा कंपाउंड लिया, इधर लिख सकता हूं, जिसमें एक तो आपका ये हो 50% डी वाला हो और एक ऐसा हो जिसमें एक आपको ये देखने को मिले, यानी 50% एल वाला मिले। अब रेसिमीकरण की क्रिया कराओगे, जैसे मान लो एसिड ले सकते हो, बेस ले सकते हो, उसकी उपस्थिति में क्रिया होगी तो देखो आपको डीएल मिक्सचर प्राप्त होगा। क्लियर है? ये जो डीएल मिक्सचर होता है ये रेसिमीकरण क्रिया को दर्शाता है। चलो, तो जो इस प्रक्रिया में डी या एल यौगिक है उसको रेसिमिक मिश्रण बना लोगे और डीएल में क्या कर लोगे, आप परिवर्तित कर लोगे। यानी यह रेसिमिक मिश्रण बनाया आपने और आप उसको किसमें कन्वर्ट कर लोगे, डीएल में कन्वर्ट कर लोगे। अब देखो, यदि आपने क्या किया, कोई ऐसा कंपाउंड लिया मान लो जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी हो, यानी कोई ऐसा क्रिया कारक आपने लिया और वो क्रिया कारक आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाए मान लो। अब वो क्रिया कारक यदि ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शा रहा है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ही कैसा होगा, उसमें रेसिमीकरण क्रिया देखने को मिलती है। जैसे वेल नोन एग्जांपल आप जानते हो, देखते SN1 रिएक्शन सभी जानते होंगे, पढ़ी होगी आपने, विस्तार से और चर्चा करेंगे अपन। जहां पर अपन पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड और रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में SN1 SN2 पे विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो इसका एग्जांपल करते हैं, SN1 रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, SN1 रिएक्शन। SN1
रिएक्शन का मतलब आप सभी जानते हो, इसको बोला जाता है, वन लगा हुआ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको बोलोगे आप एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मीन्स प्रतिस्थापन क्यों हुआ यहां पर, क्योंकि आपके पास में कोई एक ऐसा यौगिक होगा जहां से किसी दूसरे यौगिक के द्वारा उसका प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। देखिए जैसे यहां पर A और B है, अब यहां पर C आया आपका, C एक नाभिक से नहीं है और B है यहां पर निकलने वाला ग्रुप है, इसको बोला जाता है लिविंग ग्रुप। जो बाहर निकलने वाला है इसको अवशिष्ट समूह कह सकते हैं आप, लिविंग ग्रुप कहते हो। अब यहां से आपका B निकलेगा और आके क्या जुड़ जाएगा, AB जुड़ जाएगा, सॉरी AC जुड़ जाएगा और B यहां से क्या होगा, निकल जाएगा। जैसे एल्किल हैलाइड होता है आपका, उस पर मैंने करवाया Nu- का अटैक, इसको जानते हो क्या बोलते हो, न्यूक्लियोफाइल होता है। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब हुआ ये आपका हो गया एक प्रकार का नाभिक स्नेही, और ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड। इसमें क्या होगा, ये अटैक करेगा जिसके कारण आपका ये अक्ष यहां से बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा RNU और आपका X माइनस। ये जो रिएक्शन होती है इसी को आप क्या बोलते हो, एसन रिएक्शन। और एसन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी एक नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है और वहां पर वो आके जुड़ जाता है और लिविंग ग्रुप आपका होता है, अवशिष्ट समूह होता है, वो यहां से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अपन पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में जहां करेंगे वहां पर, और आपके एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में इसके बारे में विस्तार से। चलो देखो एसन जो रिएक्शन होती है ये टू स्टेप रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है उसकी बात करते हैं। अब देखो एसन रिएक्शन है, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, बात यह है कि यदि आपने कोई क्रिया कारक लिया, मान लो आपने क्रिया कारक लिया और वो क्रिया कारक या सबस्ट्रेट आपका है कोई प्रकाशिक सक्रिय है, ऑप्टिकल एक्टिव वाला है, प्रकाश सक्रिय है, तो आप क्या करोगे, जब उसमें रेसिमाइजेशन करवाओगे, रेसिमीकरण की क्रिया करवाओगे, क्रिया करवाने पर आपको रेसिमीकरण देखने को मिलेगा। यानी प्रकाश सक्रिय यौगिक आपने लिया और उसमें कोई अभिक्रिया हो रही है तो आपको जो उत्पाद होगा उसमें 50% डी मिलेगा और 50% एल मिलेगा। क्लियर है? चल देखते हैं किस प्रकार होती है एसन रिएक्शन, कोई एग्जांपल के द्वारा अपन इसको समझेंगे। देखिए ये कार्बन यहां मैंने लगाया मिथाइल ग्रुप, यहां मैंने लगाया आपका Cl कोई निकलने वाला ग्रुप, चलो इसको मैंने ले लिया निकलने वाले ग्रुप को वेज पे, क्लियर, और यहां मैंने ले लिया डैश पे आपका कोई C6H5 फिनिल ग्रुप, और यहां आपका ले लिया मैंने कोई एक CH2 CH3, क्लियर है? चलो दो स्टेप में होती है तो ये मैं लिख रहा हूं फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में यहां से आपका ये Cl बाहर निकलेगा और Cl के बाहर निकलने से आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो इस प्रकार का बनेगा, CH3C क्लियर है? चलो यहां पर ये Cl बाहर निकला, चार्ज क्या आया कार्बन पे, पॉजिटिव आया, एक कार्बोकेटाइन बना, फेनिल ग्रुप था आपका, यहां आपने क्या लगा रखा है CH2 CH3 लगा रखा है। इस बात को समझे तो जनरेट क्या हुआ यहां पर एक आपका कार्बोकेटाइन जिसको बोलते हो आप कार्बोनाइन जिसको आप बोलते हो। चलो ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट स्टेप है, ये होती है आपकी स्लो स्टेप, मंद गति से होती है, इसी को आप क्या बोलते हो मंद। अब देखो जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है आप पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स में, रासायनिक बल गतिकी में, कि जो भी अभिक्रिया मंद गति से संपन्न होती है वो सब अभिक्रियाओं में
वेग निर्धारक जो पद होता है वो मंद गति वाला ही होता है, इसको आप क्या बोलोगे, आरडीएस। यहां लिख रहा हूं मैं आरडीएस का मतलब क्या होगा, आरडीएस का मीन्स हुआ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप, इसको आप बोलोगे वेग निर्धारक पद बोलोगे। चलो आरडीएस हुआ। अब क्या करूंगा मैं, सेकंड स्टेप लिखूंगा। सेकंड स्टेप में आपके पास में क्या होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कार्बोकेटाइन बना। अब कार्बोकेटाइन कौन सा बना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। आप सभी जानते हो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ, स्थायित्व का क्रम हुआ। चलिए ये कार्बन है, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका वेज पे फेनिल समूह है और ये CH2 CH3। अब यहां पर कार्बोकेटाइन था, इस पर कोई ये OH माइनस आया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है, जैसे अटैक करेगा स्टेप कैसी होगी, फास्ट स्टेप, यानी ये एक तीव्र गति से होने वाला पद होगा, जिसके कारण अब यहां पर देखो ये आपका कैसा था, आप लिख सकते हो यहां पर ये ऑप्टिकली एक्टिव था, प्रकाशिक सक्रिय था। तो यहां पर आपको जो उत्पाद देखने को मिलेंगे वो 2 प्रकार के मिलेंगे। देखो OH एक बार तो इधर लगेगा और एक OH आपका इधर लगेगा, मींस आप क्या बताओगे, कार्बन यहां आपका मिथाइल, यहां आपका CH2 CH3। एक बार आपका जो OH है वो यहां लगा और ये आपका क्या हो गया, यहां C6H5, बता सकते हो। चलो फिर ये मिथाइल ग्रुप, कार्बन और CH2 CH3, इधर क्या होगा आपका, एक बार ये जो फेनिल ग्रुप है वो लगेगा और आपका OH होगा वो यहां लगेगा। तो देखो मिरर इमेज बने या नहीं बने, बन गए मिरर इमेज। ये यदि 50% D है मान लो, तो ये कैसा हो गया आपका 50% L हो गया उत्पाद, और इसी को आप क्या बोलोगे, रासायनिक मिश्रण बना है आपका, बोल दोगे, क्योंकि इसमें 50% D वाला प्राप्त हो गया, 50% L वाला प्राप्त हो जाता है। ये किसमें देखने को मिलता है, SN1 रिएक्शन में देखने को मिलता है, जानते हो सभी। चलो ओवरऑल रिएक्शन यदि आप लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो, ओवरऑल रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं यहां पर SN1 रिएक्शन है, जो संपूर्ण जो आपकी रिएक्शन यहां संपन्न हुई है, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो, CH3 कार्बन, यहां आपका इथिल ग्रुप, इधर आपका क्या हो गया, ये जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है यहां पर आपका लगा हुआ है फेनिल ग्रुप, इधर आपका कोई लीविंग ग्रुप लगा हुआ है जिसको आप बोलते हो क्लोरीन एटम। इस पर मान लो मैंने अटैक करवाया क्लोज का, क्लियर है। मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN2 फॉलो होगी, सॉरी SN1 होगी, SN1 फॉलो होगी। SN1 के फॉलो होने से आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, कार्बन होगा या मिथाइल होगा, यहां आपका OH आएगा और यहां आपका क्या आएगा, CH2 CH3। और ये पोजीशन मैंने कौन सी मान के चली है, वेज मानी है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपका ये वेज वाला है। और इधर आप क्या बता दोगे, C6H5। ये तो होगी ओवरऑल रिएक्शन, यानी वहां से KCl बाहर निकला, OH माइनस का अटैक हुआ था, वो OH वहां आके जुड़ा, क्लियर है, वहां बाहर निकाल सकते हो आप। अब ये जो बना है ना, वो ये प्रकाश क्रिया यदि है तब वहां पर रेसिमिकल की क्रिया होती है। यदि आपने क्रिया कारक लिया है प्रकाश क्रिय, तब आप क्या बता सकते हो, 50% D वाला बनेगा और 50% आपका क्या बनेगा, L वाला बनेगा। अब इसको SN1 रिएक्शन क्यों बोला जाता है, इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो सभी क्रिया में आपने देखा प्रथम पद पर निर्भर कर रही है, मतलब जो इसकी सांद्रता होती है, रेट होती है, ये सभी क्रिया की रेट,
वो किसके समानुपाती है? केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन की। जो मैंने बड़ा कोष्ठक लिखा है ना, ये हमेशा कंसंट्रेशन को व्यक्त करता है, सांद्रता के बारे में जानकारी देता है। तो आप क्या लिख दोगे? रेट बराबर K1 RX। इसका मतलब सभी की है कि जो कोटि निकल के आएगी, ऑर्डर निकल के आएगा, वो ऑर्डर क्या निकल के आएगा? आपका 1 आएगा। इसका मतलब आप ये बता सकते हो कि ये जो रिएक्शन है आपकी, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही है, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया है। चलो इस बात को समझे तो ऐसे रिएक्शन में आपको ऐसा देखने को मिलता है। अब हेडिंग लगाइए आप, रेशमिक मिश्रण और उसका प्रत्ययकरण। अब अपना टॉपिक रहेगा रेसिमाइजेशन, कर लिया अपन ने, रिसोल्यूशन ऑफ रेशमिक मिश्रण, यानी रेशमिक मिश्रण का प्रत्ययकरण देखने जा रहे हैं। देखिए कैसे प्राप्त करोगे इसको। तो अपन क्या करते हैं, रेशमिक मिश्रण में कोई सममित यौगिक लेते हैं और उस सममित यौगिक से अपने को बनाना होता है कोई असममित यौगिक। अब रेशमिक मिश्रण में आप सभी जानते हो Dl होता है, वो समान मात्रा में होता है, जिसमें आप क्या प्राप्त कर सकते हो? D और L प्राप्त कर सकते हो, उसकी इक्वल मोलर में, उसकी इक्वल मात्रा में प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है? आपने ये भी जाना है अभी तक, आपके जो प्रकाशिक समावेवी होते हैं, आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, यानी कि आपके जितने भी प्रकाशिक समावेवी होते हैं, वो प्रकाशिक समावेवी है, उनमें केवल प्रकाशिक गुण है, वो आपके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। प्रकाशिक गुण तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? सेम होते। क्लियर है? भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? इनके सेम होते हैं। अब अपने को जो प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए कुछ विधियां बताई गई है, तो वो है मैकेनिकल सेपरेशन। किस प्रकार की विधियां है वो अपन देखेंगे। चलो, तो अपनी को रेशमिक मिश्रण के पृथक्करण के लिए कुछ विधियां दी गई है, उस विधियों को देखिए। एक तो अपन करते हैं यांत्रिक वियोजन के द्वारा, यांत्रिक वियोजन, इसको बोला जाता है मैकेनिकल सेपरेशन, यांत्रिक वियोजन। एक तो आपका हो गया मैकेनिकल सेपरेशन, इसके द्वारा कर सकते हो। दूसरा अपन पढ़ेंगे जैव रासायनिक विधि के द्वारा कर सकते हो, इसको बोलोगे आप बायोकेमिकल मेथड। जैव रासायनिक विधि को बोलोगे बायोकेमिकल मेथड। तीसरी जो विधि अपन इसमें पढ़ेंगे वो होगी अपनी केमिकल मेथड, रासायनिक विधि। और चौथी विधि अपन पढ़ेंगे इसमें, ये तो रासायनिक विधि होगी, केमिकल मेथड, और लास्ट वाली हो जाएगी अपनी कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड, यानी स्तंभ है आपका वर्णलेखी की विधि के बारे में देखिए। 4 नंबर होगी अपनी स्तंभ वर्ण लेखिकी विधि, इसको बोला जाता है कोलमन क्रोमेटोग्राफी मेथड। कोलमन या कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं रासायनिक वियोजन के बारे में, तो हेडिंग लगा लीजिए रासायनिक वियोजन। चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं अपन, है ना, यांत्रिक वियोजन देख लेते हैं, मैकेनिकल सेपरेशन को सबसे पहले देख लेते हैं। चलो देखो, जो यांत्रिक वियोजन है आपका, इसको सर्वप्रथम बताया गया था वैज्ञानिक लुईस पास्चर के द्वारा। इसकी डिस्कवरी की गई थी साइंटिस्ट लुईस पास्चर सर ने। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कंपाउंड लिया जिसको आप सभी जानते हो, सोडियम, अमोनियम,
टार्ट्रेट। ये कंपाउंड लिया और इस सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के बारे में सभी जानते हो, क्या होता है आपका CHOH CHOH CO माइनस सोडियम, और यहां क्या लगा दूंगा मैं NH4 बन गया आपका सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। आप देखो यहां पर आपने क्या देखा, कायरल सेंटर देखा, क्लियर है। चलो इसका मतलब है यौगिक ऑप्टिकल एक्टिविटी को तो शो कर रहा है। तो इन्होंने सोडियम टार्ट्रेट लिया और उसके डी और एल समावि देखे, और डी और एल को देखने के बाद में इन्होंने देखा कि इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो भिन्न होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। यानी डी लिया इसका, डी और एल देखा इन्होंने ये देखा कि इसके जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं वो सॉलिड क्रिस्टल एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। यानी ठोस जो क्रिस्टल होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अब आपको पता है मिरर इमेज है तो आप क्या कर सकते हो, इनको अध्यारोपित कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो अध्यारोपित नहीं कर सकते मिरर इमेज होने के कारण, मींस कैसे हो गए, नॉन सुपर इम्पोज हो गए, इनको आप अध्यारोपित नहीं कर सकते। ये आपके कैसे होते हैं, अनअध्यारोपित होते हैं। चलो अब देखिए इनको क्या करते हैं, सूक्ष्म दर्शी है, माइक्रोस्कोप का आपने यूज किया और चिमटी से पकड़ा और इस प्रकार की क्रिस्टल को आप क्या कर लेते हो, पृथक कर लेते हो। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको आपको पृथक करना होता है। अब इसकी कमी क्या है, इसमें समय ज्यादा लगता है, कमी में समय अधिक लगेगा और एक प्रकार की उबाऊ मेथड होगी, इंटरेस्टिंग मेथड नहीं है, मतलब नॉन इंटरेस्टिंग मेथड बोलोगे आप इसको। कैसी विधि है आपकी, एक प्रकार की उबाऊ विधि है। चलो दूसरी विधि अपन देखेंगे, उससे आप क्या प्राप्त कर लोगे, अभी 50% डीएल है, एल है तो डीएल प्राप्त कर लोगे। चलो दूसरी विधि अपन देखने जा रहे हैं, जैव रासायनिक विधि, इसके बारे में दूसरी विधि है अपनी जैव रासायनिक विधि, बायोकेमिकल मेथड। देखिए जैव रासायनिक विधि क्या होती है, देखो इसके बारे में भी 5 सर थे, उन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने देखा कि कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं आपके, जैसे जीवाणु है, बैक्टीरिया है, फंजाई है। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे आपके बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु, फंजाई जानते हो, इन सबका अध्ययन किया और इन्होंने क्या किया, इसका एक सॉल्यूशन तैयार किया। और सॉल्यूशन कैसा तैयार किया, रेसिमिक मिक्सचर वाला सॉल्यूशन तैयार किया। यानी इन्होंने इसका रेसिमिक मिश्रण तैयार कर लिया और रेसिमिक मिश्रण तैयार करने के बाद में इन्होंने यह देखा कि जो आपके डी अथवा एल है उसमें एक समय भी आपका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसका रेसिमिक मिश्रण बनाया, इसका मतलब आपको यहां डी भी बनेगा और आपको क्या मिलेगा, यहां एल भी मिलेगा। क्लियर है। अब डी और एल है, इसको देखोगे तो या तो डी नष्ट कर दो आप, एल बना दो, या एल नष्ट हो जाएगा या क्या बन जाएगा, इसमें डी बन जाएगा। क्लियर है। तो केवल एक प्रकाशिक समय भी क्या हो रह जाता है, इसका शेष रह जाता है। और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इन्होंने अमोनियम टार्ट्रेट लिया और उसमें पेनिसिलियम ग्लूको कम है, उसके कोष को पनपने दिया। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इन्होंने लिया टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक, और उसमें क्या मिला दिया, पेनिसिलियम ग्लूकेन, क्या है एक प्रकार का कागज, इसको मिक्स कर दिया। अब मिक्स किया, उसके बाद उन्होंने देखा कि इसके विलयन में से केवल डी प्रतिबिंब तो क्या हो जाता है,
नष्ट हो जाता है, यानी डी आपका यहां क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। डी तो आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या प्राप्त हुआ, केवल और केवल एल प्राप्त हुआ है यहां पर। तो टार्टरिक अम्ल का केवल एल समय प्राप्त हुआ, एक तो नष्ट हो गया। अब आप क्या कर लेते हो, इसके डीएल है उसका प्रत्ययकरण कर लेते हो। चलो और एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे एमिनो एसिड लिया मैंने और उसका मिश्रण था डीएल एमिनो एसिड, जिसको आप बोल सकते हो, उसको भी आप कर सकते हो। देखिए आइए करते हैं, देखना गौर से फरमाइए। यही तो अभी अपना एग्जाम, ये है मेरे पास में कोई एमाइनो एसिड, क्लियर है। इसको आप बोलोगे डीएल, क्योंकि इसमें डी और एल है उसकी समान मात्रा प्रेजेंट है। ये आपका कैसा है, एमाइनो एसिड है। चलिए इसका आप करवाते हो एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन, मीन्स आपने करवाया इसका एसिटिलीकरण। अब एसिटिलीकरण होता है एसिटिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, ये हो गया आपका एसिटिल क्लोराइड। यहां से क्या होगा, आपका एक HCl बाहर निकलेगा, क्लियर है। और HCl के बाहर निकलने पर आपका क्या बनेगा उसकी बात करेंगे। चलो इसको हम ऐसे लिख ले ताकि यहां से HCl निकालने में आसानी रहे, क्योंकि NH2 का अपने को एक हाइड्रोजन निकालना है, उसका HCl निकालना है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं NH2 और यहां आपका क्या है, CO। चलो इस वाले का एक H निकलेगा और इस वाले का एक क्या निकलेगा, Cl निकलेगा, क्लियर है। क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट बनेगा ये RCH COH NH CO। अब देखो नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है, कोई एसिटिल ग्रुप लगा हुआ है और ये आपका क्या हो गया, एमिनो एसिड हो गया। तो आप इसको डीएल बोल सकते हो क्योंकि डीएल था अपना, तो डीएल एसिटाइल एमिनो एसिड इसको बोला जा सकता है, डीएल एसिटाइल एमाइनो एसिड। अब आपको जो डीएल प्राप्त हुआ है, आप इसका करवाते हो हाइड्रोलाइसिस, तो आपको डी भी प्राप्त हो जाएगा अलग और आपको एल भी प्राप्त हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इसका मैंने करवाया हाइड्रोलाइसिस। अब देखो यहां भी क्या करवा रहा हूं, हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूं और यहां भी मैं करवा रहा हूं हाइड्रोलाइसिस। मीन्स क्या करवा रही है, जल अपघटन करवा रही है। इधर भी क्या करवा रहे हैं, जल अपघटन करवा रहे हैं। चलो देखो जल अपघटन करवाओगे तो ऐसे होगा, क्या प्राप्त होगा, RCHCOHN, तो वापिस प्राप्त हो जाएगा आपको, क्या बनेगा RCHCOHNH2। और क्या प्राप्त होगा, इसके साथ में आपको एसिटिक एसिड वो अलग होगा। चलो क्या बनेगा, RCHCOHNH2 और एसिटिक एसिड। अब देखो ये जो आपको प्राप्त हुआ है, यदि ये आपका प्राप्त होने वाला मान लो एल है 50% है, मान लो ज्यादा भी हो सकती है मात्रा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर भी प्राप्त होगा। देखो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या बनेगा, RCH NH2 COH। और ये आपको पता है शुरू में कैसा था, ऑप्टिकल एक्टिव था, कायरल सेंटर प्रेजेंट है और डीएल था। अब आपने इसका यहां क्या प्राप्त किया, 50% डी एमाइनो एसिड प्राप्त कर लिया और यहां आपने 50% एल क्या प्राप्त कर लिया, एमाइनो एसिड। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इनका सेपरेशन कर सकते हो। एक बार ध्यान से देख लो दोबारा इसको, डीएल एमिनो एसिड था आपका, आपने एसिटिल क्लोराइड के साथ में इसका करवाया एसिटिलीकरण। अब यहां पर आप कुछ एंजाइम भी काम में ले सकते हो। एंजाइम क्या काम में ले सकते हो उसकी बात कर लेते हैं। एमाइलेज एंजाइम है, वो जल अपघटन का यहां कार्य करेगा और एसिड डेरिवेटिव बना देगा, क्लियर है। चलो देखिए किस प्रकार होती है इसमें प्रोसेस।
वो देख लिया आपने। एक एंजाइम भी आप काम में ले सकते हो जिसको आप बोल सकते हो एमाइलेज एंजाइम। अब इसकी कुछ अपन देखेंगे कमियां क्या है। चलो कमी की बात करेंगे तो एक प्रकार की यह महंगी भी है। दूसरी बात, आपकी जो बैक्टीरिया होते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में पनपते हैं। क्लियर है? यानी जो बैक्टीरिया होते हैं, आपके जीवाणु वगैरह होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो यहां पर किसमें पनप रहे हैं? आपके तनोविलियन में ही पनप रहे हैं। अतः इनको समय काफी लग सकता है, तो यह ज्यादा समय लेने वाली विधि हुई हो गई। तो इसमें समय क्या लग सकता है? अधिक लग सकता है। तीसरी बात करेंगे, एक समावेवी है वो आपका नष्ट हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। बैक्टीरिया खाया देता है उसको, तो क्या हो जाता है? एक समय को बैक्टीरिया नष्ट कर देता है, इसलिए क्या होगी? ये महंगी विधि होगी, क्योंकि बैक्टीरिया नष्ट हो रहा है तो महंगी विधि हो गई। तीसरी विधि यहां बात करेगी इसकी कमी की, महंगी विधि हो गई क्योंकि आपका एक बैक्टीरिया क्या हो जाता है? यहां नष्ट हो जाता है। इस कारण कैसी हो गई? एक प्रकार की महंगी विधि हो गई। क्लियर है? चलो ये आपकी हुई जैव रासायनिक विधि। तीसरी मेथड अपन देखेंगे यहां रासायनिक विधि। जैव रासायनिक इंपॉर्टेंट थी और रासायनिक विधि है, ये भी आपके लिए रहेगी इंपॉर्टेंट। हेडिंग लगा लीजिए केमिकल मेथड, रासायनिक विधि, और इसी को आप बोलते हो केमिकल मेथड। देखिए केमिकल मेथड में क्या करते हो आप सभी जानते हो। एक तो आपके होते प्रतिबिंब समावेशी और एक आपके होते हैं विबरियम समावेशी। मींस एक तो हो गए आपके इनेंशियोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, उनको तो आप बोलते हो प्रतिबिंब समावेशी। और एक ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, तो ये तो क्या होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। इसकी बात करेंगे तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, तो आप बोल दोगे ये आपके हो गए कैसे? नॉन मिरर। अब सभी जानते हो प्रतिबिंब समावेशी होते हैं, उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण तो क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन प्रकाश के प्रति उनका जो बिहेवियर होता है, उनका व्यवहार होता है, वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो आप लिख दोगे यहां पर भौतिक और इनके रासायनिक गुण होते हैं, वो तो क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन इनके जो प्रकाशिक गुण है वो अलग अलग होते हैं। बता दोगे आराम से? प्रकाशिक गुण इनके होते हैं अलग। चलिए इस वाले की बात करते हैं विबरियम समावेशी की। इसमें क्या होता है? इसका ठीक विपरीत होगा, नॉन मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, डायस्टीरियोमर बोलते हैं इनको, और इनके भौतिक गुण क्या होते हैं? आपके अलग अलग होते हैं, सभी जानते हो। बस यहां पर एक चीज निकल के आती है, विबरियम समावेशी में इनके भौतिक गुण हैं वो क्या होते हैं? आपके अलग अलग होते हैं। अब देखो क्या करते हैं, इस विधि को बोला जाता है साल्ट फॉर्मेशन मेथड। इसमें अपन बनाते हैं लवण बनाते हैं, तो इसका नाम हो गया साल्ट फॉर्मेशन मेथड। इसी को बोला जाता है लवण निर्माण विधि। लवण निर्माण विधि बोल सकते हो इसको। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है? लवण का निर्माण किया जाता है। अब देखो आपके पास में एक इस प्रकार का रेशमिक मिश्रण होगा जिसमें आप लवण का निर्माण करोगे। अब जिसके भौतिक गुण समान होंगे तो उसको तो आप अलग नहीं कर सकोगे। क्लियर है? चलो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं? रेशमिक मिश्रण बनाते हैं। ये मैंने बनाया रेशमिक मिक्सचर। कौन से वाला? जिसमें प्लस और माइनस वाला। चलो अब इसके भौतिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, तो उनको तो आप अलग नहीं कर सकते,
मीन्स किसको अलग नहीं कर सकते, प्रतिबिंब समावयवी को अलग नहीं कर सकते। तो आप यहां लिख दोगे जिनके भौतिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, उनको आप क्या नहीं कर पाओगे, सेपरेट नहीं कर पाओगे, उनको अलग नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि आपने बना दिया इसका लवण, अब आपने क्या किया, इसका लवण निर्माण कर दिया, साल्ट फॉर्मेशन कर दिया, तो आपको यहां प्राप्त हो जाता है विवरिम समावयवी। आप देखो विवरिम समावयवी आपको प्राप्त हुआ, इसे आपने क्या प्राप्त किया, एक रेसिमिक मिश्रण प्राप्त किया जिसके भौतिक गुण क्या है आपके, यहां तो सेम थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी, यहां क्या हो गया, अलग अलग हो गया, मीन्स क्या है आपका विवरिम समावयवी। अब क्या कर लोगे आप, इनको सेपरेट कर लोगे, इनको अलग कर लोगे। अब सेपरेट यदि आप करोगे तो आपको 50% क्या देखने को मिलेगा, डी वाला मिलेगा, और 50% आपको क्या मिलेगा, एल वाला मिलेगा। चलिए नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने क्या कर लिया, विवरिम समावयवी है, इनको रूपांतरित कर दिया। अब लास्ट में आप क्या कर सकते हो, इसका क्रिस्टलीकरण करवा सकते हो, आसवन करवा सकते हो, और जलपघटन करवा सकते हो, और वापिस इनको इसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, अब साल्ट का जो निर्माण किया जाता है वो एसिड की सहायता से आप कर सकते हो और बेस की सहायता से आप कर सकते हो। चलो, वो एसिड बता रहा हूं कौन कौन से है जिसकी सहायता से साल्ट का निर्माण किया जाता है। तो टार्ट्रिक एसिड है आपका, केम्फर है आपका, और सल्फोनिक एसिड। चलो एसिड की बात करेंगे, कौन कौन से एसिड है, तो टार्ट्रिक अम्ल, केम्फर जानते हो कपूर, और आपका सल्फोनिक अम्ल, इनकी सहायता से आप इसका एसिड से तैयार कर लोगे। चलो फिर अपन बात करते हैं बेस कौन कौन से लेंगे। तो देखो कुछ एल्किलोइड ले सकते हो आप, और मॉर्फिन ले सकते हो, और क्विनीन ले सकते हो आपका। तो यदि बेस की बात करेंगे तो बेस में क्या लोगे, कुछ एल्किलोइड लोगे, ले सकते हो, मॉर्फिन ले सकते हो, मॉर्फिन एल्किलोइड सभी जानते हो आप, मॉर्फिन और क्विनीन, इनको आप क्या ले सकते हो, काम में ले सकते हो। चलो, इसका उपयोग और कहां किया जाता है, तो एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, आपके कीटोन है, इसके सेपरेशन में भी आप कर सकते हो, इसके वियोजन में भी कर सकते हो। किसका, केमिकल मेथड का यूज। आपसे पूछा जाए इसका उपयोग और कहां किया जा सकता है, एल्कोहल, एल्डिहाइड और आपका कीटोन, इनके रिएजन में भी आप क्या कर सकते हो, इसका उपयोग कर सकते हो, यानी कि केमिकल जो मेथड है आपकी उसका यूज कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल के द्वारा करते हैं, किस प्रकार करेंगे, देखिए एग्जांपल। देखो जैसे मेरे पास में है कोई एक इस प्रकार का कंपाउंड है, देखो ये है, इसको आप बोलोगे ये, इसको आप बोलते हो थैलिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? कैसे बनता है उसकी बात कर लेते हैं। देखो ये जो थैलिक एनहाइड्राइड है इसको आप बनाते हो, थैलिक अम्ल है, और उस थैलिक अम्ल का आप करवाते हो जलपघटन। यहां देखो ये आपका होता है थैलिक, इसका आप करवाते हो जलपघटन करवाते हो, यहां से क्या निकलता है बाहर, H2O बाहर निकलेगा। H2O के बाहर निकलने से आपका बनता है ये देखो CO, फिर ऑक्सीजन, फिर ये CO, इसी को आप क्या बोलते हो, थैलिक एनहाइड। क्लियर है? चलो, ये आपने जो थैलिक एनहाइड्राइड लिया है इसकी रिएक्शन आप करवाते हो एल्कोहल के साथ में।
एल्कोहल के साथ करवाओगे तो यहां से ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। इस बॉन्ड के ब्रेक होने पर यहां क्या बनेगा, देखो इस बॉन्ड के ब्रेक होने पर यहां CO रह गया और यहां क्या रह गया, ये रह गया। अब इसको पकड़ा दो आप, एक को H पकड़ा दो और एक को OR पकड़ा दोगे, यहां OH और ये क्या बना O। क्लियर है, ये बन गया आपका। चलो इसका आप क्या करवा दोगे, जलक गठन करवा दोगे अब, यानी ये आपका देखो एस्टर बना या नहीं बना, और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें उपस्थित है। इसका आप करवाते हो हाइड्रोलाइसिस, हीट करने पर इसका होता है हाइड्रोलाइसिस, मींस क्या होता है इसका जलक गठन होता है। चलो जलक गठन करवाने पर आप वापस क्या प्राप्त कर लोगे, वो थैलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हो। इसके द्वारा क्या प्राप्त करोगे वापस, देखो जलक गठन करवाओगे, एक H इसको दोगे, सॉरी एक OH यहां मिलेगा आपको, एक H इसको मिलेगा। क्लियर है, और जलक गठन करवाने पर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, वापिस आपको प्राप्त हो जाएगा थैलिक अम्ल। क्लियर है, और आपने क्या प्राप्त कर लिया, आपका एल्कोहल प्राप्त कर लिया। तो देखो शुरू में आपने जो एल्कोहल प्राप्त किया था या लिया था वो लास्ट में आपने प्राप्त कर लिया, इसका मतलब आपने क्या बना लिया, इससे एल्कोहल बना लिया। अब यहां पर जो आपको बनता है वो एल एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एल एल्कोहल प्राप्त होता है, और ये वापिस आपको क्या प्राप्त हो गया, पी साइलेंट रहेगा, ध्यान रखना थैलिक एसिड में पी साइलेंट रहता है, थैलिक एसिड प्राप्त कर लिया। इसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन आप करवाते हो हाइड्रोजन के साथ में, बाहर क्या निकलता है आपका H2O निकलता है, क्या बनता है C डबल बॉन्ड एंड NH2, इसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रेजोन बोलते हो। क्लियर है, इसके द्वारा भी आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत है। अब देखो इसका लास्ट में आप क्या करवाते हो, जलक गठन करवाते हो, यानी ये मैंने जो कार्बोनिल कंपाउंड लिया ये क्या है आपका रेसिमिक मिक्सर। अब यहां देख लेना ये क्या है, रेसिमिक मिक्सर। ठीक है, इस कंपाउंड का आप क्या करवा दो, जल अपघटन करवा दो, मीन्स अब क्या बनेगा, एक O और दो H, ऐसे हो जाएगा। तो देखो ये क्या बना आपका, CO बन गया, NH2 बन गया, वापिस प्राप्त कर लिया आपने, कार्बोनिल कंपाउंड आपका बन गया, हाइड्रोजन आपने वापिस प्राप्त कर लिया, CO और आपने क्या प्राप्त कर लिया, हाइड्रोजन। बताओ आपने एक समय भी प्राप्त किया या नहीं किया, चलो तो इसके द्वारा आपने प्राप्त कर लिया D या L कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त कर लिया। इसके द्वारा आपने D कह सकते हो या L कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक आपने क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। चलो ये विधि होगी आपकी केमिकल मेथड हो। सबसे लास्ट में है वो स्तंभ वर्ण लेखी की विधि। इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखना, बस खास बात यही है क्या होता है क्या नहीं होता है, बाकी चीजें आप सभी जानते हैं। आइए लास्ट मेथड की ओर चलते हैं। सबसे लास्ट मेथड है आपका स्तंभ वर्ण लेखी की विधि। स्तंभ वर्ण लेखी की विधि, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सबसे उचित विधि होती है। क्या करते हो, एक कोई ऑप्टिकल एक्टिव पदार्थ लेते हो आप, एक उसका एक रेशमिक मिश्रण बनाते हो। अब रेशमिक मिश्रण बनाने पर आपको उसमें दो स्तंभ मिलते हैं। जो भी आप लेते हो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है, तो उसमें एक स्तंभ तो ऐसा होगा जो ऊपरी वाला होगा, और एक स्तंभ क्या होगा आपका नीचे की ओर। तो एक तो ऊपर की ओर स्तंभ होगा आपका, और एक क्या होगा नीचे की ओर होगा। अब आपने क्या किया, रेशमिक मिश्रण का विलयन तैयार किया और उसमें डालने पर आपने इसका रेशमिक मिश्रण बनाया, एक रेशमिक मिश्रण बनाया और उसको डाला। अब जो तीव्रता से अधिशोषित होगा, जिसका अधिशोषण तीव्रता से होगा, वो तो कहां रह जाएगा आपका ऊपर की ओर रह जाएगा। क्लियर है, और जिसका
कम तीव्रता से होता है अधिशोषण, वो क्या होता है आपका नीचे की ओर आ जाता है, जैसे ये लेते हो आप इस प्रकार। तो ये तो ऊपर आ जाएगा, फिर ये नीचे आ जाता है। क्लियर है? चलो, ज्यादा तीव्रता से अधिशोषित होने वाला है रेशमी मिश्रण है, वो तो आपको ऊपर आ जाएगा, और कम तीव्रता वाला क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। अब क्या करोगे आप, अधिक तीव्रता से जो अधिशोषित हो रहा है प्रतिबिंब समायोगी, वो ऊपरी भाग में अधिशोषित हो रहा है। क्लियर है? लास्ट में क्या होगा, एक ऐसा कॉलम लेते हैं इसमें पर, जिसमें इन दोनों को आसवन विधि द्वारा क्या कर लेते हैं, आसवन विधि के द्वारा इनको डी और एल में आप क्या कर लेते हो, पृथक कर लेते हो, अलग अलग कर लेते हो। चलो, इसको सर्वप्रथम दिया गया, बस ध्यान रखना, हेंडरसन और रूल नामक वैज्ञानिक ने केम्फर व्युत्पन्न में पैराफेनिलिन बिस एमिनो केम्फर में पैराफेनिलिन बिस एमिनो केम्फर, ये एक केम्फर जानते हो, केम्फर क्या होता है, कपूर व्युत्पन्न, जिसका एग्जाम्पल इसमें देखा गया था। क्लियर है? चलो, इसको दिया गया था वैज्ञानिक हेंडरसन और रूल के द्वारा, यानी हेंडरसन और रूल नामक वैज्ञानिक ने पैराफेनिल बिस एमिनो केम्फर है इसका व्युत्पन्न लिया और इसके वियोजन के लिए डी लैक्टोज को काम में लिया। ठीक है, किसको काम में लिया वो बात भी ध्यान रखना, डी लैक्टोज को यहां पर किया गया यूज, जिसके द्वारा इसने रेशमिक मिश्रण इसका प्राप्त कर। तो ये अपने बात की जो रेशमिक मिक्सचर है उसका पृथक्करण कैसे करते हैं उसके बारे में, आपका रेशमिक मिश्रण होता क्या है एक्चुअल में उसके बारे में देखा अपन, संबंध रिएक्शन में रेशमिक मिक्सचर किस प्रकार प्राप्त करते वो देखा। यदि आपको वीडियो क्लास पसंद आई तो अपने यार दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अपन अगली क्लास में कन्फर्म आइसोमेरिज्म के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।